नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं चेक बाउंस के बारे में है। आज हम इस वीडियो में चेक बाउंस को रिकवर करने के सबसे आसान तरीके बताने वाले हैं। चेक बाउंस किस किस प्रकार से हो सकता है, सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। चेक बाउंस होने के काफ़ी कारण हैं, जैसे कि स्टॉप पेमेंट, अकाउंट क्लोज, बैलेंस इनसफिशिएंट या साइन मिसमैच। सबसे ज़्यादा कारण साइन मिसमैच का आता है और इन सभी कारणों को लेकर आप एक सूट फाइल कर सकते हैं, यानी कि केस डाल सकते हैं। केस आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 138 के तहत सामने वाले की तरफ एक मुकदमा दायर कर सकते हैं। बहुत हद तक चांस है कि आपको इस चीज़ की नौबत ना आए, उससे पहले ही आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। लेकिन अगर आपका इसमें भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है तो आप एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं, अपने थ्रू भी भेज सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं होगी जो आप अपने थ्रू एक लीगल नोटिस भेजते हैं। सबसे पहले आप एक एडवोकेट हायर कीजिए जिसकी गुडविल अच्छी हो और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ हो। सबसे पहले एक अच्छा एडवोकेट हायर कीजिए, उसके बाद उसके थ्रू आप एक लीगल नोटिस भेजिए। लीगल नोटिस भेजने की कोई भी एडवोकेट कितनी भी फीस चार्ज कर सकता है, ये कोई वो नहीं है। कोई 2,000 लेता है, कोई 3,000 लेता है, कोई 4,000 लेता है, कोई 10,000 लेता है, कोई 20,000 भी लेता है, कोई 50,000 भी लेता है। ये उसकी गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है कि एडवोकेट किस लेवल का है और कितना एक्सपीरियंस है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वही एडवोकेट की काबिलियत और गुडविल को देखते हुए आपको एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट करके देगा। उस सामने वाले पर्सन के पास जाएगा, उस हो सकता है उसमें ही आपका समझौता हो जाए। वो एक एडवोकेट की तरफ से जो लीगल नोटिस जाएगा तो उसमें जो भी उसने लिखा होगा, जो भी उसने ड्राफ्ट किया होगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको उसने ड्राफ्ट किया होगा, वही आने वाले टाइम में वो एक सूट में फाइल होगी। जो अगर आप वो उस लीगल नोटिस के थ्रू अगर आपका समझौता नहीं होता है तो आने वाले टाइम में वो एक सूट फाइल होगा। सूट फाइल होने के बाद वही बातें उसमें लिखी जाएंगी। वकील एक सभी दाव पेच जानता है। कोशिश तो ये होती है कि एक वकील की एक लीगल नोटिस में ही सामने वाले का समझौता हो जाए। कई बार अगर नहीं होता, क्रिमिनल टाइप का कोई सामने वाला पर्सन हो या वो आपका पैसे नहीं देना चाहता हो, कोई भी इशू हो सकता है, कोई वो नहीं है। लेकिन कई बार नहीं होता लीगल नोटिस थे, उसके बाद एक सूट फाइल होता है सेक्शन 138 के तहत। सेक्शन 138 के तहत जो सूट फाइल होता है उसके बाद एक समन जाता है, कोर्ट के थ्रू एक समन जाता है और दोनों पार्टियों के मोबाइल नंबर होते हैं। सबसे पहले तो मोबाइल नंबर के ऊपर एसएमएस जाता है दोनों पार्टियों के थ्रू कि इस पार्टी ने आपके ऊपर एक सूट फाइल किया है, ये डेट लगी हुई है और कृपया इस तारीख को आप कोर्ट में पेश हो जाइए। अगर वो पर्सन उसको अनसुना कर देता है तो कोर्ट आप जो सम्मन जाता है, वो कोर्ट के थ्रू सम्मन जाता है, उसे आप दो तरीकों में तब्दील करा सकते हैं। उसे आप दस्ती भी करा सकते हैं। जो भी दस्ती अगर आप दस्ती कराते हैं तो उस कोर्ट से एक नाज़र जाता है, नाज़र उस दस्ती को सम्मन को तामील करवा के आता है। या फिर इनकारी, जो सामने वाली पार्टी होती है जो सम्मन लेके जाता है हमारा नाज़र, अगर उसको सामने वाली पार्टी लेने से इनकार कर देती है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि सामने वाली पार्टी के सम्मन के उस पर भी सिग्नेचर होंगे, मेंशन होंगे। और अगर वो इनकारी ना करके ले लेती है तो वो उसको प्रॉपरली तरीके से पढ़ सकते हैं और कैसे उसको लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी सम्मन आते हैं आने वाले टाइम में या कोई भी सिचुएशन हो तो आप उस सम्मन को रिसीव ज़रूर करिएगा। इनकारी करने से आपका कोई बेनिफिट नहीं है। इनकारी करते हैं तो भी आपको जाना पड़ेगा, वही आपके ऊपर एक्ट लगने वाला है, क्योंकि उसमें बकायदा आपके साइन लेके वो इनकारी लिख के जाएगा कि इस व्यक्ति ने ये सम्मन लेने से इनकार कर दिया है। तो वही चीज़ वो कोर्ट में जाके दाखिल कर देता है। दाखिल करने के बाद जो भी हियरिंग होती है, जो हमारी डेट लगती है, तो सबसे पहला वो होता है कि सामने वाली पार्टी को बेल करवानी पड़ती है। जब भी कोर्ट में वो आता है तो उसको बेल करवानी पड़ती है। अगर वो उस टाइम भी अगर फर्स्ट हियरिंग पे भी नहीं आता है, हियरिंग पे ना आने के बाद सेकंड हियरिंग होती है नॉन बेलेबल ऑफेंस। उस टाइम भी अगर जज साहब, हमारे जो भी माननीय जज साहब होंगे, वो उसको कुछ टाइम के लिए जेल में भी रख सकते हैं। अगर सामने वाली पार्टी को वो ये बोल दे कि हाँ मैं इसके पैसे देना चाहता हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ, तो वहाँ भी वो उनके हाथ में होता है, वो आपका कॉम्प्रोमाइज़ भी करवा सकते हैं। और आपको बेल तो उस टाइम लेनी ही, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल लेनी पड़ेगी। अगर वो सेकंड हियरिंग में भी नहीं आता है तो वो हो जाता है पीओ। पीओ यानी भगोड़ा साबित हो जाता है। कोर्ट सीधा ही ऑर्डर करती है कि ये व्यक्ति भगोड़ा है, इसको कैसे न कैसे पुलिस को ऑर्डर करती है इसको पकड़ के लाएं और हमारे कोर्ट में इसको हाजिर करें। उस टाइम कोर्ट को फुल अथॉरिटी होती है कि वो आपको जेल भी कर सकती है और
काफ़ी काफ़ी चांसों में ये होता है कि उस टाइमिंग में सामने वाला पर्सन पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और उसकी जो भी पेमेंट होती है और उसको वो दे देता है। लेकिन कई बार ना होने के बाद कोर्ट आपको उसका मुआवजा भी दिलाती है और आपका जो भी पैसा है वो आपको रिकवर करवाती है। मैं तो आपको ये कहने वाला हूँ, अगर आप कभी भी किसी को भी चेक देते हैं या किसी से पेमेंट देते हैं तो कृपया करके उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए, ताकि आपके पास कोई प्रूफ रहे। कैश में कोई भी लेन देन ना करिएगा। कैश में लेने देने के बाद आपके पास कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं रहता है। कभी भी किसी को कैश में कोई भी पैसा ना दीजिएगा। हमेशा चेक के थ्रू, जो भी अगर आप पैसा देते हैं चेक के थ्रू या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सबसे बेस्ट है। आज के टाइम में कितनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शनें चली हुई हैं आपको सभी पता है। कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो आप। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिएगा, एनएफटी कीजिएगा, जैसे आपको दिल करे वैसे कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको एक ज़रूरी बात, अगर आप चेक भी देते हैं या कैश भी देते हैं तो उसके ऊपर आप कोर्ट चेक एफिडेविट या जैसे आपको लिखवा के कि हमने इतना पैसा इस व्यक्ति को इस टाइम दिया है, प्रॉपर तरीके से कानूनी तरीके से उसको पैसा दीजिएगा। कभी भी कैश में पेमेंट ना करिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिएगा। आप सभी का भला हो। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।